खुशामदीद ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। इस वक्त मौजूद हैं लारीडोरा में। लारीडोरा एक खूबसूरत सा गांव है जो कि बारामूला हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। बात करनी है आज कुछ दिनों से मैं रेगुलर आपके पास जो स्टोरीज़ पेश कर रहा हूं वो तुर्क खान्स के हवाले से हैं, जो कि वादी कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी आबाद हैं। आज इनके आबाई गांव में एक गेट टुगेदर हो रही है, गैदरिंग हो रही है। इसी सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम एडवोकेट ज़ैद खान साहब, जो कि बहुत टाइम से श्रीनगर में रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके दादा जान या इनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने कैसे इनके दिमाग में जो मेमोरीज़ वगैरह इनके साथ शेयर की हैं, उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। और आज जो ये भंडार या नियाज़ भी बोल सकते हैं हम, इस हवाले से भी बात करनी है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। आए जाने इस स्टोरी में, चूँकि बहुत वक्त से हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं कि आज मौका मिला कि आज डॉक्यूमेंट हो ही जाए और मुलाकात भी हो रही है। इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले इनका तारुफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी। इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कौन हो, कहाँ से हो और आपका जो इस वक्त प्रोफेशन जो है वो क्या है। देखिए, मेरा नाम ज़ैद खान है और मैं हूँ असली तो यहीं का, लारीडोरा का, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि 3 जनरेशन हमारी हो गए जो इस टाइम से श्रीनगर में रह रहे हैं। लेकिन इस टाइम मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये मैं एक छोटा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे साहब, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, अक्सर व बेशतर बातें होती रहती हैं, क्योंकि आपको दिलचस्पी भी है हिस्ट्री में, एक रीडिंग भी, हिस्ट्री रीड भी करते हो, इसके साथ साथ अपने जो एंसेस्ट्रल जो हेरिटेज है वो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो। इसी सिलसिले में आप बताएं कि आज की जो गैदरिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके रिश्तेदार भी आज मुझे इस गैदरिंग में दिखे, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उनको, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी बताएं कि क्या इसका क्या माखज़ है। देखिए, जो हमारी तुर्क, हम असली जो हमारी एथनिसिटी है वो तुर्क हम लिखवाते हैं। खान हमारा मतलब एक रेवेन्यू पेपर्स में हमारा नाम ऐसे खान है, तो असली हम तुर्क हैं, मतलब तुर्क फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। और इस तुर्क फैमिली की ब्रांचेस जो हैं वो श्रीनगर में अलग अलग, इवन बारामूला में कुछ, तो कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, हर जगह, मतलब कश्मीर वैली के अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इस भंडारे का जो आज ये न्याज़ है यहाँ पे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये भी है कि एक तो सब लोग एक जगह पे, और उस जगह पे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हमारी एंसेस्ट्री बिलोंग करती है, वहाँ पे मिले। और नंबर 2 ये कि उन जो हमारे यहाँ से गुजर गए हैं, बाकी लोग गए हैं, उनको एक तो दुआए मगफिरत पहुँचाए और उनको याद करें कि वो कहाँ से आए और उन्होंने कहाँ से शुरू किया। तो इसका ये भी एक मकसद हमारी, मतलब जो आज ये न्याज़ हो रही है उसका ये भी एक मकसद है। तो उसी सिलसिले में आज आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई बारामूला से है, कोई श्रीनगर से है, कोई इवन शेरी से है, कहाँ से है, तो सारे एक ही जगह पे आज मिले हैं, उसी जगह पर जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। चूँकि एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड की बात की आपने, आप बताएं कि आपके घर में भी अक्सर व बेशतर बातें होती रहती होंगी कि हम के लारीडोरा से हैं। इस तरह की कोई कहानी जो हमारे व्यूवर्स को भी उन तक भी पहुँचाना चाहोगे आप। देखिए, जो मेरे जो दादा थे, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, मेरी कोई उनके साथ खास इंटरेक्शन मतलब मुझे तो याद नहीं है। उनका क्या नाम था? हाजी कुतुबुद्दीन खान। और जो अभी आप ये घर देख रहे हैं पीछे, जो हमारा घर है, ये मेरे लगभग, जो मैंने अपनी दादी से सुना है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दादी के साथ स्पेंड किया। दादी जान का क्या नाम था? उनका नाम था इकबाल बेगम। तो उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल। दादा जान के बारे में सबसे पहले बताएं कि वो कब, कैसे श्रीनगर में उन्होंने। स्टोरी तो ये कही जाती है कि जो मेरे दादा जान थे, उन्होंने यहीं से शुरू किया। उन्होंने मतलब जो छोटे, बिल्कुल छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया, कभी एक काम, कभी दूसरा काम, कभी तीसरा काम। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कब प्री पार्टीशन डेज़ में वो पार भी गए काम करने, तो उसके बाद पार्टीशन हो गया, तो फिर वो आ गए यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में मायसूमा, वहाँ से उन्होंने शुरू किया बेकरी से, बेकरी के काम से, जहाँ से वो बढ़ते गए। किस बेकरी के नाम? पॉपुलर बेकरी मायसूमा। वो अभी भी वहाँ पर है। बेकरी अभी नहीं चल रही है, दुकानें बंद है, लेकिन अभी भी उनकी जो निशानी है वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये किस ईयर की बात है?
ये अराउंड जो मैंने अपनी दादी से सुना है 1951-52 की बात है। तो 55 में मेरी अपनी दादी से मैंने सुना है, नहीं 55 नहीं, अराउंड 58-59 में कि उन्होंने, मेरी दादी ने भी यहाँ से माइग्रेशन कर दी, जबकि मेरे दादा पहले ही माइग्रेट हो चुके थे। फिर उन्होंने मेरी दादी को भी कहाँ लाया, श्रीनगर में लाया। ये प्री-60 की बात है। तो तब से हम लोग वहाँ श्रीनगर में रह रहे हैं। तो उसके बाद आपके जो वालिद साहब हैं वो किस प्रोफेशन से अभी किस मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी भी पैदाइश वहीं हो गई श्रीनगर में, वो भी एक बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ से ही वो, मतलब एंसेस्ट्री तो सारी यहाँ से ही है, तब वो भी वहाँ पे पैदा हो गए। तो वहीं पे आज सारे हम जो कर रहे हैं अपना दिन दिन वहीं। अब दादी जान का नाम आपने कहा कि जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादातर उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रही होंगी। तो ऐसी कहानी बताएं कि ऐसी स्टोरीज़ तो सुनी होंगी आपने कि हम लोग किसी लारूडोरा नाम से कोई गांव है वहाँ पे रहा करते थे, इस तरह की कोई कहानी बताएं उनको। देखिए दादी को मैं आपको इससे बताऊंगा कि उनसे मैंने एक बार सवाल पूछा था कि आप दादी, आपकी शादी से पहले आप कभी मतलब श्रीनगर आने से पहले आप अपने बचपन में कभी श्रीनगर आए हो कि नहीं? तो उन्होंने मुझे यही कहा, मैं क्या करने आती। तो वो कहाँ से थी दादी जान? वो भी यहीं से, मतलब ये सेम ही रिलेशन है। वो सेम ही, वो भी यहीं लरीडोरा की ही है। तो उनसे मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, जैसे मतलब कि समर्स में क्या होता था यहाँ से कि आप जैसे कश्मीरी में डोंक भी उनको बोलते हैं। Correct. बिल्कुल वो यहाँ से हमारा बिल्कुल गुलमर्ग से पहले ही वो चले जाते थे यहाँ से। बहक जिसको बोलते हैं पहाड़ी में, हमारी पहाड़ी में बहक बोलते हैं कि समर्स जैसे ही आते थे तो समर्स के ऑनसेट होते ही वो यहाँ से बहक में चले जाते थे अपने जो कैटल वगैरह, क्योंकि मेन स्टे यहाँ की जो पॉपुलेशन का सोर्स ऑफ इनकम, और मेन उस टाइम पे ये नहीं था कि इनकम अर्न करनी है, मेन तो यही था कि अपना मतलब वक्त गुजारना है और अपना रोज़गार जो है खुद ही निकालना है। तो वो लोग वहाँ जाते थे, फिर बहकू में वहाँ पे बैठते थे। तो ये स्टोरीज़ मैं दादी से सुनता था। फिर बहक में ये हुआ, फिर वहाँ हम जो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें करते थे, वो चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि क्योंकि मैं भी एक नेचर लवर हूँ। नंबर 2 कि वो मुझे लगता है वो जीन्स में भी होता है कि यू फील अटैच टू दीज थिंग्स। तो ये स्टोरीज़ में सुनता था दादी से। फिर उसके बाद में सुनता था यहाँ के जो मतलब बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी स्टोरी, जैसे सितार साहब की, मतलब मेरी दादी जो बताती हैं कि वो उनके पास जाती थी, फिर वो उनको वो टिवट जो होता है वो पिलाती थी। तो मौलाना फजल रहमान की स्टोरीज़ उन्होंने मुझे बताई हैं। तो उस वजह से मेरा इस गांव में अपने इंटरेस्ट, तो मतलब ये कहना कि गलत बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो नेचुरली होना चाहिए। मैं यहाँ को बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी जो शहर की लाइफ में इंसान फिर ये चीज़ें भूल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा उस वजह से इस चीज़ से अटैच रहा। सो आप बताएं कि बहुत टाइम से रेगुलरली एक कंटिन्यूस माइग्रेशन हो रही है आपके इस लारूडोरा से, जो कि तरह तरह की जगहों में अभी वैली, अक्रॉस वैली, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको तुर्क खान्स मिलेंगे। दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ। तो आप इस हवाले से भी बताएं कि क्या वजह है कि रेगुलर माइग्रेशंस उन्होंने की और रिवर्स वापस फिर उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम लोगों को फिर वापस इस जगह पे एस्टैब्लिश होना चाहिए? देखिए इसके जो मुझे रीज़न लगते हैं, एक तो पहले आपको अगर आप पढ़ोगे, जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था 1885 का एक अर्थक्वेक हुआ था जिसमें बारामूला में काफ़ी अच्छे स्केल पे वाल्टर लॉरेंस की वैली ऑफ कश्मीर में भी बिल्कुल जिक्र है उसका। तो उस टाइम पे हमारे गांव में कहते हैं कि कुछ पॉपुलेशन 55-56 लोगों की थी, जिसमें 45 लोग यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। ये 1885 की बात है। उसके बाद आपको तो खुद पता है कि ये एरिया बिल्कुल लैंडस्लाइड प्रोन है। हर यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स एकदम शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ से जो बहुत सारे लोग हैं आहिस्ता माइग्रेट कर गए। नंबर 2 ये भी रीज़न है कि एक तो ये बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये बीच में है, आउटस्कर्ट्स में है ना, ये उस तरफ से बीच में या इस तरफ से। तो गवर्नमेंट की भी इसमें अटेंशन जो है काफ़ी कम रही कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, बाकी चीज़ें जैसे आप बाकी मुख्तलिफ गाँवों में देखोगे, वो यहाँ पे प्रमोट नहीं हो सकी किसी वजह से। तो वो जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, आप अभी खुद भी देखेंगे, कोई मतलब ज़्यादा जंगल ही है यहाँ पे, ज़मीन उतनी भी उपजाऊ नहीं है जितनी आप बाकी जगहों पे देखेंगे। उस वजह से एक रीज़न है कि यहाँ के लोग जो है वो उन्होंने बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की दूसरी जगहों पे, और वो वापस भी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट ख़ास हो नहीं रही है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। आप बताएं कि श्रीनगर में आप अभी इस वक्त रह रहे हो, तो वहाँ पे बाकी डिफरेंट जो घर या डिफरेंट फैमिलीज़ अभी इस वक्त श्रीनगर में रहती है आपकी कम्युनिटी की, तो वहाँ पे किस तरह से आप कनेक्टेड हो? देखिए है तो ये तुर्क फैमिली, ये सारे आपस में रिलेटिव हैं।
मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास तो पूरा इसका एक तो फैमिली ट्री है अप टू आई थिंक 8 जनरेशन। ये कोई अमीर खान थे, उनके बेटे अकबर खान थे, उनके बेटे फिर दोस्त मोहम्मद खान थे, उनके बेटे। तारीख अक़वाम कश्मीर में भी इसका जिक्र है। इसका है, लेकिन ये सजरा जो है मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाला था, कुछ 1810 का है ये। तो जैसे अमीर खान सन ऑफ अकबर खान, सन ऑफ अमीर खान, अकबर खान, दोस्त मोहम्मद खान, शमस खान, फिर उसके बाद हो गए अब्दुल्ला खान, कुतुबुद्दीन खान, फिर हो गए मोहम्मद आरिफ खान, उसके बाद मैं। तो ऐसे ही ये जो अमीर खान थे, इन्हीं की जो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो मैं देख पाया कि इन्हीं की ही सारी ये जो जनरेशन्स हैं, जितने भी ये तुर्क फैमिली है, ये सब यहीं से ही ओरिजिनेट होती है। तो है तो सब आपस में रिलेटिव। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग आपस में ज़्यादा क्लोज थे, इन्होंने शादियां भी आपस में ही की। उस वजह से हमारे जो वो कॉन्टैक्ट्स हैं अभी तक वो जुड़े हुए हैं, रिश्तों की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। हर कोई आपस में, कोई ममेरा भाई है, कोई चचेरा भाई है, कोई फुफेरा भाई है। इवन जब श्रीनगर में भी चले गए तो वहाँ पे जैसे आप मान लीजिए मैं हूँ, मेरे जो पापा के चाचा वगैरह है वो भी वहाँ रहते हैं, मामा भी वहीं रहते हैं, इवन मेरी मदर के जो हैं वो भी सब वहीं रहते हैं। तो फिर जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं, हंसी खुशी होती है, तो वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वहाँ पर मुलाकातें होती रहती हैं। 100% तो वहाँ पे उन मुलाकातों में या शादी ब्याह के मौक़ों पे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कहानियाँ तो चलती होंगी, चलती रहती हैं, स्टोरीज़ ऐसी। कोई ख़ास स्टोरी मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। ख़ास स्टोरी ये है कि हमारा गांव जो आप खुद देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत गांव है। तो यही है कि मतलब जो मैंने अपनी दादी से एक स्टोरी सुनी थी कि पार्टीशन के टाइम पे यहाँ पे बड़ा मतलब जब कबायली रेड हो गया था तो लड़ीडोरा भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गया था उस टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, स्पेशली सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। और वो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं जो मतलब मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। तो ये स्टोरीज़ हैं। दूसरा अदरवाइज़ ये स्टोरीज़ हैं कि लोगों ने जो यहाँ पे मतलब मैं ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने उतना खुद टाइम यहाँ पे स्पेंड किया नहीं है, जबकि ये बहुत ही मतलब नेचर से ब्लेस्ड जगह है यहाँ पर। तो बाकी स्टोरीज़ यही हैं जो जैसे मेरी मदर यहाँ पे रही है कि किस तरीके से हम लोग उठते थे सुबह, कैसे मतलब यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलते थे, दिन को इधर जाना उधर जाना, बाकी चीज़ें। तो ये स्टोरीज़ हम वहाँ पे रिकलेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर आए तो वो चीज़ें वापस रिलीव करें। लेकिन फिर वो जो डेली लाइफ होती है, उसकी जो रियलिटी होती है, तो वो फिर वो चीज़ें करने देती नहीं है कि इंसान अपने आप को इतना रिलैक्स फील करे कि ये चीज़ें भी करे। आप भी हिस्ट्री लवर हो और जाहिर सी बात है आपने भी बहुत कुछ अपने गाँव को लेके, अपनी कम्युनिटी को लेके डॉक्यूमेंट किया होगा। आज तक आप बताएं आपकी डेवलपमेंट्स क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ कि मेन चीज़ ये है कि ये एक हिस्टोरिकल गांव है। ये कोई ऐसा गांव नहीं है कि मतलब जैसे कोई आम गांव होते हैं। यहाँ से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ निकली हैं यहाँ से। ये अब आप मानिए कि जैसे मेरे दादा हो गए कुतुबुद्दीन खान, एक काफ़ी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे। फिर उससे पहले मैंने सुना है जैसे मौलाना फजल रहमान हो गए, सत्तार साहब हो गए, फिर और भी बहुत लोग यहाँ पे इस टाइम हैं जिनका मतलब आप बारामूला में कारोबार देखेंगे उनका है, श्रीनगर में है। तो ये ऐसा गांव है जहाँ से अच्छी खासी पर्सनैलिटीज़ निकली हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें तो जहाँ तक ये नारवा तहसील का इस टाइम पे हिस्सा है और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से बाबर ऋषि बिल्कुल ही पास पड़ता है। बिल्कुल मानो आप आई थिंक 8-9 किलोमीटर्स यहाँ से पड़ता है। तो खूबसूरत गांव भी है। मैं यहाँ से ये भी सोचता हूँ कभी कभी कि यहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल भी अपना जो मैं तरीके से मतलब जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस टाइम टूरिस्ट फ्लो भी किस तरीके का, टूरिस्ट भी चाहते हैं कि एक शांत जगह हो। मतलब जो हमारे ये गुलमर्ग वगैरह है ये भी ठीक है, इको टूरिज्म की भी बात है। और दूसरा ये कि टूरिस्ट लोग भी इस टाइम सोचते हैं कि दे वांट समथिंग डिफरेंट। तो इन माय ओपिनियन आप यहाँ सामने से भी देख सकते हैं, ऐसा नज़ारे कहाँ आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड कि हम श्रीनगर में है, थोड़ा सा हमें ये एडवांटेज होता है कि हम इन चीज़ों के टच में। तो कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ये लाए। आपने बात की वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्सनस इन बारामूला या श्रीनगर। कुछ जो बिजनेस पर्सनस के नाम यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करना चाहोगे? देखिए, एक तो बारामूला में आप मुझे जैसे कह रहे, जैसे मेरे अपने मामू वगैरह हो गए। किस नाम से, मतलब वो बिजनेस यूनिट किस नाम से? देखिए, मेरे मामू का अपना एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे कानिसपुरा में, लैविश। फिर ये मेरे कज़न है अलीम, इनके मामू की अपनी बेकरी है, केसन्स बेकरी। फिर मेरी मम्मा के चाचा वगैरह हो गए वो लवली स्वीट्स वाले। तो
ये सारे आपको तो बारामूला के सबसे बड़े मेज़बान होटल हो गए, तो ये बारामूला के सबसे मतलब फेमस स्पॉट्स तो यही हैं इस टाइम पे। ये सारे तुर्क फैमिली को ही बिलोंग करते हैं और इसी गांव से ही सब निकले हुए हैं। इसी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आप देखेंगे जैसे मेरे कज़न है अथर, इनकी अपनी बेकरी है, जहांगीर बेकरी हो गई। फिर ऐसे हमारे कई रिलेटिव हैं, मुगल आज़म बेकरी है, होटल हैं, राजबाग में होटल है, मेरे मामू के होटल हैं। सबका मतलब इस्टेब्लिश अच्छा खासा मतलब वेल इस्टेब्लिश लोग हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे, राजबाग में, वज़ीर बाग में, हम खुद पीर बाग में रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस गांव से कि जो यहाँ से निकला तो मतलब वो उन्होंने अच्छा अपना मतलब वहाँ पे तरक्की कर ली अपनी। सो आने वाले वक्त में आपके क्या प्लान्स हैं अपने गांव को लेके या अपने एरिया, ये सारे नारवाव की बात करें तो इस पूरे, क्योंकि ये बहुत सदियों से थोड़ा पसमानदा एरिया रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर तो आपको एक तो बेकर्स मिलेंगे और दूसरा प्रोफेशन जो हमारे इधर नारवाव के लोगों ने चूज़ किया दैट इज़ ड्राइविंग। हाँ, तो आप बताएं कि इस हवाले से भी आपका कोई खास कोई प्लान या इस तरह का भी आप सोचते हैं कि बाकी लोगों को भी एम्पावर करना चाहिए हमें? देखिए, मैं खुद एक लीगल प्रोफेशन में हूँ, तो ये चीज़ें मेरे मद्देनज़र रहती हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो और ज़्यादा फिर आपको ये रहता है कि जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं वहाँ की डेवलपमेंट्स को आप ज़्यादा देखते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि आप देखेंगे कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, यहाँ से उतने लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक तो ये असरटेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो लोगों का रुझान एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं है इस एरिया में। शायद करियर गाइडेंस है, काउंसलिंग के हवाले से भी हमने सोचना चाहिए। बिल्कुल, करियर गाइडेंस हो गई, काउंसलिंग, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कि जो आपको करियर गाइडेंस तब मिलेगी जब आपको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसा कि बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जा पाए। आप देखिए यहाँ पे मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ कि यहाँ के बच्चों को कॉलेज के लिए भी बारामूला जाना पड़ता है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ से 16, 17, 20 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे उतना है नहीं पॉपुलेशन के पास इतना पैसा कि वो इतना किराया भी दें, बाकी चीज़ें। दिन भर नियर अबाउट 160 रुपीज़ 170 रुपीज़ एक पर्सन को देना पड़ता है। इतना खर्चा हो जाता है अप डाउन में, और ऊपर से टाइम भी फिर काफ़ी वेस्ट होता है। देखिए, जो वो टाइम ट्रैवल वगैरह में करता, अगर कॉलेजेस बिल्कुल नज़दीक होते, बच्चे फिर अपने जो कॉलेज वगैरह के बाद इन चीज़ों के बारे में भी सोच पाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि इस गांव को किस तरीके से हम उस तरीके से करें कि एम्पावर हो जाए। दूसरा, अपने इंडिविजुअल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आया जाए, वापस आ जाए यहाँ पर। मतलब परमानेंट तो नहीं आ सकते, ये मैं आपको सीधे बोलूँ, लेकिन कि कम से कम जिस गांव ने हमें इतना कुछ दिया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि अब टाइम आ गया कि हम भी इस गांव को किस तरीके से दें। तो अब वो हम खुद एसेस करेंगे किस तरीके से हम बैक टू सोसाइटी इस गांव को एम्पावर करें कि इसका भी नाम सामने आए, क्योंकि आप खुद देखते हैं ऐसा गांव तो कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल। ज़्यादा कोई खास मैसेज देना चाहते हो हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे, और ख़ासकर अपने दोस्तों के लिए भी जो बाहर, क्योंकि आपने दिल्ली से पढ़ाई की है, या बहुत सारे ऐसे दोस्त आपके कांटेक्ट में इस वक्त भी होंगे, तो उनके लिए कोई, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहाँ पे भी हमारे इधर डांगरपुरा की बात करें शिनको के नाम से, या उधर गोवास की बात करें, या नमलन वाटरफॉल की बात करें, मुजनार हिल से मालपुरा में, इस तरह बहुत सारी जगह, या इधर आपके इस गांव की बात करें नौगाम कंडी, कुछ सालों पहले ट्रैकिंग रूट्स भी जो खुल गए, तो उस हवाले से भी आप कोई खास। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पीछे का थोड़ा सा अगर ये नज़ारा दिखाएंगे हमें, आप खुद देख लेंगे कि क्या हमारा ये गांव है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद समझ जाएंगे कि हमारा गांव मतलब किस लेवल पे है, नेचर ने कितना इसको ब्लेस किया हुआ है। तो मेरा यही मैसेज होगा कि नॉर्थ कश्मीर खाली गुलमर्ग नहीं है। नॉर्थ कश्मीर, गुलमर्ग एक छोटा सा हिस्सा है, गुलमर्ग बहुत छोटा है। आप अगर नॉर्थ कश्मीर आना चाहते हैं, आप कभी सोपोर के आगे भी चले, संग्रामा से आगे भी आप चले, शेरी के ऊपर भी आए, आप देखें कि नॉर्थ कश्मीर असली क्या है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप आएँ इस गांव में, एक्सप्लोर करें इसको। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं। उस आपको हमारी हेल्प होगी, हम आपको बिल्कुल यहाँ पे हेल्प करेंगे। यहाँ की एक इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाएगी, और दूसरा आपको भी जो आप किसी और जगह पे आपको वो सॉलिट्यूड नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से कि वो यहाँ पर आए। और दूसरा ये भी मैसेज है कि यहाँ के लोगों को, और जो यहाँ से निकले हैं, कि वो आप याद रखें कि वो कहाँ से आते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये जो घर है हमारा, ये मैंने अपनी दादी से सुना है कि मेरी दादी की जब डेथ हुई थी 96 ईयर्स की थी, वो खुद कह रही है कि मेरे से पैदा होने से पहले ये घर बना हुआ था। तो उन्होंने पूरा मुझे बताया कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गई, क्या चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें याद रखने से इंसान थोड़ा सा ग्राउंडेड रहता है कि वो खुद कहाँ से आते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज होगा कि लेट्स नॉट फॉरगेट आवर रूट्स। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए।